हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू शॉर्ट ड्रामा चाइनीज लेकर आ गया हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड शेन सीवी दिखाई जाती है, जो अपने छोटे से 4 साल के बेटे को लेकर भाग रही होती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और समझ भी नहीं आ रहा होता कि उसे क्या हुआ है। अब वो जैसे अपने बेटे शाओशी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद और उसके कुछ टेस्ट करने के बाद बताता है कि हमें नहीं पता लग रहा कि असल में इसको क्या इशू है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि उन्हें ये ह्यूमन लग ही नहीं रहा था। अब इसी चीज से उसे 5 साल पहले का वो इंसिडेंट याद आता है, जब ये काफी ज्यादा ड्रंक होती है और गलती से एक रूम में चली जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी हमारा मेन लीड पेशिंग्यो होता है। अब ये ड्रंक की हालत में उसके ऊपर जाकर गिर जाती है। वो पहले से ही कुछ ठीक नहीं होता और इसी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग वे उठती है तो उसको उसी टाइम पर कॉल आ जाती है, जो उसकी कजन की कॉल होती है, जो बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में। ये सुनते साथ ही वो ग्रैंडमा के लिए परेशान हो जाती है और यहाँ तक कि वो साथ में लेटे लड़के की शक्ल भी नहीं देखती कि आखिर उसने रात किसके साथ गुजारी थी। बस उसे ग्रैंडमा की फिक्र होती, इसलिए जल्दी जल्दी अपने कपड़े वगैरह पहनकर निकल जाती है। इसी चीज को वे याद कर रही होती है और सोचने लगती है कि मुझे तो इस लड़के का फेस भी नहीं पता नहीं वो कौन था। और जब डॉक्टर शाओशी के डैड का पूछ रहा होता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं इसके डैड का पता नहीं कौन था। तो डॉक्टर तो उसे यही कहता है कि इसके डैड को इसके ट्रीटमेंट का पता होगा कि असल में उनके ही ब्लड से इसको कोई डिजीज आई है, जिसके बारे में हमें तो नहीं पता। अब ये चुप करके हॉस्पिटल से जाने लगती है और शिंग्यो दिखाया जाता है, जो अपनी कंपनी से बाहर आता है तो अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि उस लड़की का पता करो कि वो कौन थी, क्योंकि अभी तक उन्हें वो लड़की नहीं मिली थी। पर इसने तो उस लड़की का फेस तक देखा हुआ था, क्योंकि जिस टाइम पर वे उसके पास से उठकर जा रही थी तो इसने वे को जाते हुए देख लिया था। और इसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि उस लड़की ने इसको देखा भी नहीं और इसके साथ टाइम भी स्पेंड करके चली गई। वे अपने बेटे शाओशी को लेकर ऐसे कहीं पर भी बैठ जाती है डॉक्टर से आने के बाद, और उसे वो टाइम याद आता है जब उसे बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब इसने अपने प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही ज्यादा मुश्किल से गुजारा था और फिर जब शाओशी भी पैदा हो गया तब भी इसे काम वगैरह ही करने पड़ते थे। और अभी भी शाओशी से ये कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे, ये कहकर उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है। और शिंग्यो की गाड़ी भी वहीं से गुजर रही होती है। वो अपनी कार से बैठकर इन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है, पर अभी उसने वे का फेस नहीं देखा था, इसलिए नहीं पहचान जाता। बस वो शाओशी को देखता है, पर वैसे उसे एक स्मेल आती है जिससे उसे ऐसा होता है कि मेरा बच्चा यहाँ पर, मुझे उसकी स्मेल आ रही है। तो फौरन से कार रुकवाकर उधर ही देखने लग जाता है, पर वो स्मेल आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है। असिस्टेंट कहता है कि असल में मुझे लगता है कि आपको वो लड़की याद आ रही और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई बच्चा भी होगा, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। तो वो कहता है कि पहले मुझे क्यों नहीं कभी ऐसा फील हुआ, पर खैर वो इस चीज को भी इग्नोर कर देते हैं। अब वे जो अपने बेटे को लेकर घर पर आ गई थी और वैसे उसे कॉल आती है तो उसे ही अपने मास्टर शेफ की जगह पर एक जगह पर जाना होता है, तो वो उस चीज के लिए हाँ भी कर देती है और बेटी से कहती है कि मैं जल्दी वापिस आ जाऊंगी, तो अपना ख्याल रखना। ये कहकर उसे सुलाने के बाद वहाँ से निकल आई थी। अब एज अ शेफ वो जिस विला में पहुंचती है वहाँ पर सबसे पहले उसका एक लड़की से सामना होता है जिसका नाम पेंशुएन होता है। अब उनके जो कान होते हैं ये उसे काफी अजीब लग रहे होते हैं, आखिर वो एक वेयरवुल्फ की फैमिली में आई हुई थी। वे उसे आकर सब कुछ बताते हैं कि मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया, पर वो मना कर देती है कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, हमारे हेड को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहती है कि तुम भी तो एक लड़की हो ना, अगर तुम यहाँ पर हो सकती हो तो मैं भी तो यहाँ पर काम कर सकती हूँ। असल में वो इस काम को बचाना चाहती थी और बता रही होती है कि मैं बहुत अच्छी शेफ हूँ, अब मुझे ऐसा न समझे कि मैं अच्छी शेफ नहीं हूँ। पर वो उसे वहाँ से निकलने का बोरी होती है। वैसे ही वहाँ पर पेशिंग्यो आ जाता है, जो आते साथ वे को देख लेता है और वे को देखते साथ ही उसने पहचान लिया था कि ये तो वही 5 साल पहले वाली लड़की है, इसलिए उसे रुकने का बोल देता है। पर पेशेंट कहने लगती है कि आपको तो लड़कियां पसंद नहीं है, तो आप इसे रुकने का कैसे बोल सकते हैं। पर फिर से वे उसे बताने लग जाते हैं कि मैं खाना सच में बहुत अच्छा बनाती, अगर मैं अच्छा ना बनाऊँ तो फिर मुझे निकालिएगा, एक बार मेरे हाथ का खाकर तो देखे, मुझे मेरे मास्टर ने भेजा उनकी जगह पर, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ, उन्हें काम आ गया था। शिंग्यो को तो ऐसा लग रहा होता है कि वो उसे पहचान गई होगी, पर जैसे उसे हाथ लगाता है, हाथ पकड़ता है, तो वो फोन से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर बस काम करने के लिए आई हूँ। इस बात को लेकर शिंग्यो को काफी गुस्सा आता है कि इस लड़की ने तो उसको पहचाना भी नहीं, ये कितने लड़कों के साथ रात गुजार चुकी है। पर शिंग्यो ने अभी के लिए उसको शेफ की रिप्लेसमेंट पर रख लिया था। अब किचन में वो पेशेंट के साथ ही आती है और आकर चीजें वगैरह देखने लग जाती है। जो भी सब चीजें फ्रिज में पड़ी हुई थी वो सभी उसके बेटे शाओशी की भी फेवरेट होती हैं। बहुत ज्यादा खुश होकर वो फिर से चीजों को निकालती और बनाने लग जाती है, जबकि इधर शिंग्यो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, यहाँ तक कि ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसका असिस्टेंट आकर उसे रोकता है कि आप वेयरवुल्फ में गुस्से में चेंज हो रहे हैं, आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। और इतने टाइम में वे का खाना भी आ जाता है जो उसने शिंग्यो के लिए बनाया था। वो खाना शिंग्यो को अच्छा तो लगता है, पर उसके असिस्टेंट से ये बात पता लगती है कि जिस शेफ ने आपके लिए खाना बनाया वो घर पर भी लेकर जाना चाहती है अपने बेटे के लिए। ये सुनकर वो जल्दी से वे को बुलाने को बोलता है और वे जैसे ही आती है तो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा बेटा भी है। पर वो सोचने लग जाती है कि अगर मैंने इसको बेटा बताया तो ये पूछेगा कि मेरी शादी हुई या नहीं हुई, तो इसे पता लग जाएगा कि मेरी शादी नहीं हुई, तो इस पर कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं, मुझे ये बात इसे नहीं बतानी चाहिए। तो झूठ बोल देती है कि असल में मैंने छोटा सा पपी रखा हुआ है, मैं उसके लिए खाना लेकर जाना चाहती हूँ, आखिर ये खाना वेस्ट किया तो सोचा मैं ही ले जाती हूँ। पहले शिंग्यो को लग रहा होता है कि शायद उसका बच्चा होगा, पर अब वो उसकी बात पर यकीन कर लेता है, कहता है कि ठीक है ले जाओ। और ये जल्दी से अपना कार्ड उसके असिस्टेंट को देने लग जाती है कि अगर आप लोगों को मेरा खाना अच्छा लगा तो मुझे अच्छी रेटिंग भी दे सकते हैं। और शिंग्यो भी उसका कार्ड लेने को बोल देता है अपने असिस्टेंट से। खैर जैसे वो कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है तो ये
फौरन से उसका कार्ड अपने असिस्टेंट से ले लेता और अपने पास रख लेता है। वे जैसे ही घर पहुँचती है तो उसकी आंट पहले से ही उसके बेटे शाओशी को मारने के लिए पहुँच गई थी। यहाँ तक कि शाओशी ने अपने आप को बचाने के लिए उन्हें बाइट भी कर लिया था और बाइट भी वेयरवुल्फ वाला किया था, ह्यूमन वाला नहीं, जिसकी वजह से उसकी आंट के हाथ पर काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी। पर वे को सिर्फ अपने बेटे की फिक्र होती है कि तुम ठीक हो या नहीं, तो वह कहती है कि अपनी आंट की फिक्र करो, तुम्हारे बेटे ने मुझे बिल्कुल अपनी बाइट से मार ही डाला था, देखो उसने कितना बुरा काटा है मुझे। वो ये सब दिखा रही होती है पर वे अपनी आंट से ही लड़ी होती है कि आप यहाँ पर मेरे बेटे के साथ क्या करने के लिए आई थी। तो वो कहती है कि मैं तो इसको इसलिए लेने के लिए आई थी ताकि मैं इसका मेडिकल चेकअप करवा पाऊँ या देख पाऊँ कि इसे क्या मसला है। तो कहती है कि मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे का ट्रीटमेंट खुद करवा लूंगी, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपनी आंट को वहाँ से निकाल देती है। अब आंट के जाने के बाद जब ये अपने बेटे को देखती है तो उसके वैम्पायर वाले तीती आए होते हैं, जिसे देखकर तो ये भी परेशान हो जाती है और शाओशी भी पूछने लगता है कि मॉम क्या मैं मॉन्स्टर हूँ। तो वो कहती है कि नहीं मेरा बेटा, बस मेरा बेटा कोई मॉन्स्टर नहीं है, जबकि वो खुद भी डरी होती है कि उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इधर शिंग्यो जो वे के घर के बाहर ही पहुँच गया था और जैसे ही वो कार से बाहर आता तो उसे फिर से अपने बेटे की स्मेल आने लगती है कि जैसे उसका यहाँ पर कोई बच्चा हो। ये बात वो वापस से असिस्टेंट को बताता है पर असिस्टेंट को अभी भी नहीं यकीन आ रहा होता और उसको स्मेल कहीं और से नहीं आ रही होती बल्कि वे के घर की तरफ से आ रही होती जहाँ पर जिस फ्लोर पे वो रहती होती है। और यहाँ वे जो शाओशी को चुप करवा रही होती है, वैसे डोर पर नॉक होता है तो शाओशी भी मुंह पर हाथ रख लेता है कि कौन आ गया है। और ये दोनों जो बाइक खड़े होकर वेट करने लगते हैं कि कब वे डोर ओपन करेगी, पर वे जो डोर ही नहीं ओपन कर रही होती। अब तो शिंग्यो से वेट ही नहीं हो रहा होता, इसलिए वो डोर के लॉक पर इतनी पावर लगाता है कि वो टूट ही जाता है और उसे असिस्टेंट को पकड़ा दिया था। और डोर ओपन करके जैसे अंदर आकर वो लोग देखने लग जाते हैं तो वे भी रूम से बाहर आते हैं, वो भी नाइट ड्रेस में, और इसे देखकर पूछने लगती है कि आप यहाँ पर इस टाइम पर मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। और फिर उसे याद आता है कि उसने ड्रेस किस तरह का पहना हुआ था, अपने आप को कवर करने लगती है। तो शिंग्यो वैसे बहाना लगाता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पैसे देने के लिए आया था। तो वह कहती है कि आप मुझे ट्रांसफर भी तो कर सकते थे ना, यहाँ पर क्यों आए। तो कहते हैं कि मैं हाथ के हाथ पैसे देना पसंद करता हूँ, इसलिए आपको देने के लिए आया। तो वो उससे पैसे ले लेती है। अब शिंग्यो भी पैसे देने के बाद उसके घर से निकल आता है और बाहर आने के बाद शिंग्यो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने तो उसके घर पर कोई भी डॉग नहीं देखा। मतलब कि वो हमसे झूठ बोल रही थी कि उसके घर पर डॉग है। अगर घर पर डॉग होता तो वो कभी भी हमें इस तरह चुपचाप उसके घर के अंदर ना आने देता, वो चिल्लाने लग जाता, पर वहाँ पर तो कोई भी कुत्ता नहीं भौंक रहा था। वे जब शाओशी को देखने के लिए जाती तो शाओशी रूम में नहीं होता, ये देखकर परेशान हो जाती है और आंट को कॉल करती है और आंट से पता लगता है कि शाओशी उन्हीं के साथ है। वो असल में उसको लेबोरेटरी में देने के लिए जा रही थी। आखिर सब इसको मॉन्स्टर जो कह रहे थे, इसी वजह से वो उससे बहुत फायदा हासिल करना चाहती थी। वे तो फौरन से कहती है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए वरना तुम नहीं बचोगी। ये कहकर उसी तरह भागने लगती है और अपने बेटे के पास आ जाती और उसको आकर चुप करवाने लगती है। पर वैसे ही मेडिकल के कुछ डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पर आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को चेक करना चाहते हैं, आखिर ये क्या चीज है। पर वे बिल्कुल भी अपना बेटा उन्हें नहीं दे रही होती, पर वो धक्के से शाओशी को उससे ले लेते और शाओशी बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और इसी वजह से वो वेयरवुल्फ बनने लगता है। जैसे ही वो चेंज हो रहा होता है उसके हाथ वगैरह भी चेंज हो चुके थे और सभी देखकर डर जाते हैं कि ये तो सच में मॉन्स्टर है। आंट कहने लगती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ये मॉन्स्टर है। अब शिंग्यो जो जा रहा होता है पर उसके माइंड से ये चीज नहीं निकली होती कि उसके घर पर कोई भी डॉग नहीं था, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसकी लोकेशन चेक करो। तो लोकेशन चेक करने पर पता लगता है कि वो यहीं पर आसपास है और फिर से शाओशी को वैसे खींचा जा रहा होता है, उसे खींच कर लेकर जा रहे होते हैं। वो अभी हाफ ही वेयरवुल्फ में चेंज हुआ होता है पर फिर भी उसे कोई नहीं छोड़ रहा होता और यहाँ तक कि शाओशी अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। वैसे ही वहाँ पर शिंग्यो पहुंच जाता है जो अपने वेयरवुल्फ की पावर्स का यूज करके सभी लोगों को अच्छे से मारता है और जैसे सब लोगों को मारने के बाद वे के पास आता है तो वे उसे पहले देख रही होती है, फिर उसके हाथों को देख रही होती है और हाथों को देखते हुए कहती है कि शाओशी के हाथ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हुए थे, क्या तुम्हें इसका ट्रीटमेंट पता है कि उसको क्या हुआ होगा, प्लीज मेरे शाओशी को बचा लो। ये सुनते ही वो उसी तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर डॉक्टर शाओशी को लेकर क्या हुआ था, वो उसे कोई इंजेक्शन लगाने लगता है और वैसे वहाँ पर शिंग्यो पहुंचकर शाओशी को बचा लेता है और ये जल्दी से जाकर शाओशी को हक करते और उसे कहती है कि बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो। वैसे शिंग्यो अपने असिस्टेंट से पॉइंट कोल्ड वाटर लेता है और शाओशी को बुलाता है, जिसको पीते ही शाओशी बिल्कुल पहले जैसी हालत में वापस आ जाता है और फिर शिंग्यो से ये भी बताता है कि इसे पॉइंट के पानी में रहना होगा तभी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वैसे ही डॉक्टर पीछे से कहने लगता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हो। ये कहकर वो डॉक्टर तो वहाँ से भाग जाता है पर इन लोगों को भी जरा परवाह नहीं होती, ये लोग भी वहाँ से बाहर निकल आते हैं और बाहर आने के बाद शिंग्यो से बता देता है कि 5 साल पहले जिसके साथ तुम सोई थी वो कोई और नहीं था बल्कि मैं था। ये जानकर वे काफी हैरान होती है पर चुप कर जाती है और फिर उनके साथ उनके घर पर भी आ जाती है। उसे अंदर ही अंदर खुशी भी होती है कि शाओशी का डैड मिल गया है, पर फिर वो शाओशी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब उन लोगों के जाने के बाद असिस्टेंट वे की सारी डिटेल वगैरह निकाल कर लेकर आता है पर जैसे डिटेल का बताने लगता है तो चुप हो जाता है डिटेल्स को देखकर। अब शिंग्यो को होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ, तो वो बताता है कि शिंग्यो पहले पढ़ती थी और फिर उसने अपनी ग्रैंडमा की वजह से पढ़ाई को छोड़ दिया और काम शाम करने लगी, इसी में उसने शाओशी को भी पैदा किया। पर वो ऑनलाइन डेटिंग एप्स भी यूज करती है जहाँ पर वो कई लड़कों से बातें भी करती है। अब ये सुनते ही शिंग्यो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी पार्टनर किसी और के साथ कैसे बात कर सकती, इसी वजह से वो अब सोच लेता है कि वो वे से दूर रहेगा। इसलिए वे जैसे अपने बेटे शाओशी के साथ उसके पास आती है तो वो वैसे कहता है कि मुझसे दूर रहना, मेरे
करीब आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वे भी शाओशी से बातें करने लगते हैं और असिस्टेंट बताता है कि आपका रूम रेडी कर दिया है यहाँ, अब मेरे साथ चले, आपका रूम दिखाता हूँ। ये कहकर वो दोनों को अपने साथ ले जाता है और शिंग्यो जो अभी तक उन्हीं के बारे में सोच रहा होता है, शाओशी अपने रूम में अपने इसी वाले ड्रेस में आ जाती है और ये भी सोने के लिए रेडी होता है। वैसे ही वे को उसकी कजिन की कॉल आती है जो उसे पूछते है कि मॉम की तुमने ये क्या हालत कर दिया, वो जब से आई है अपनी बाजू को पकड़ कर बैठी हुई है। तो वह कहती है कि अपनी मॉम से पूछ लो ना कि उन्होंने खुद के साथ क्या किया है। और फिर अपनी कजिन से भी कहती है कि तुम्हारी तो मैं आकर खबर लेती हूँ, जो तुम मेरे नाम से ऑनलाइन डेटिंग ऐप चलाती हो ना, सब तुम्हारा खत्म करवाती हूँ, सारे हिसाब लेती हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देती है। अब यहाँ से पता लगता है कि असल में वे के नेम से उसकी कजिन डेटिंग एप्स को चला रही थी। इतने टाइम में शाओशी भी अपनी मॉम के पास आ जाता है, उनके साथ बातें करने लगता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओशी बाहर बैठकर कुछ चीजें वगैरह खाने लगता है तो सभी उसके अंकल वगैरह उसके पास आ जाते हैं जो शिंग्यो ने रखे हुए थे और वो इससे आकर कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे लगते हैं। शाओशी उनसे काफी ज्यादा डरा होता है। वैसे ही वे शाओशी को बचाने के लिए आ जाते हैं। शाओशी भागकर अपनी मॉम के पास चला जाता है और वही बताने लगते हैं कि ये मेरा बेटा है। तो वो वे को देखते हुए कहने लगते हैं कि मतलब आप हमारे हेड की पार्टनर हैं। तो उसे तो उनकी बात ही नहीं समझ आती, क्या मतलब। यहाँ तक कि एक तो वे से कहने भी लगता है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, तो मेरी पार्टनर बन जाओ। इतने टाइम में शिंग्यो वहाँ पर पहुँच जाता है जो आकर उसे डरा कर वे से पीछे करता है। शिंग्यो उसे अपने साथ भी नहीं रखना चाहता था पर किसी और का भी होते हुए नहीं देख सकता था और वो वे से आकर कहता है कि वेयरवुल्फ का हमेशा सारी लाइफ के लिए एक ही पार्टनर होती है, अगर वो पार्टनर भी उसके पास ना हो तो वो हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। वो तो ये बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है पर उसके शिंग्यो की बात करने का मतलब समझ में नहीं आता कि वो इसे ऐसा क्यों बोल कर गया है। शाओशी भी पूछने लगता है कि अंकल भाई ऐसा क्यों बोल कर गए हैं। तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता, चलो मैं तुम्हें नहलाती हूँ वॉन्ड के वाटर से जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और इधर शिंग्यो भी कंपनी के लिए चला जाता है और अभी भी उसे वे पर काफी गुस्सा होता है। यहाँ वे शाओशी को लेकर जैसे वॉशरूम की तरफ जा रही होती है तो आगे के रास्ते में पीशुन आ जाती है जो आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं इसको खुद ले जाती हूँ नहलाने के लिए। तो कहती है कि मैं क्यों नहीं अपने बेटे को नहलाने के लिए लेकर जा सकती। तो वो उसे बताती है कि ह्यूमन वॉन्ड वाटर के पास नहीं जा सकते, उनका जाना ठीक नहीं होता। पर उसे बिल्कुल भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे को खुद ही नहलाने के लिए लेकर जाऊंगी क्योंकि इसे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। बट फिर भी वे को लास्ट में मानना ही पड़ता है। वो अपने बेटे शाओशी को उसके साथ भेज देती है पर उसे ये भी धमकी देकर भेजती है कि अगर मेरे बेटे को जरा भी कुछ हुआ तो तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे, ये सोच लेना। और इधर शिंग्यो दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से कुछ बातें वगैरह पूछ रहा होता है। तभी असिस्टेंट बताता है कि आज शाओशी को वॉन्ड के वाटर से नहलाना था। ये सुनते शिंग्यो कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो फौरन से घर की तरफ जाने लगता है जबकि पाइशुन दिखाई जाती है जो शाओशी को लेकर वॉशरूम तो आ गई थी और उसे कहती है कि इस पानी के अंदर जाओ, पर पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। इसलिए शाओशी मना कर रहा होता है कि मैं इस पानी के अंदर नहीं जाऊंगा। तो कहने लगती है कि देखा आ गया ना तुम्हारे अंदर ह्यूमन का खून, कि तुम इस पानी में जाते हुए भी डर रहे हो जबकि वेयरवुल्फ कभी भी नहीं डरते होते। बट फिर भी उसे जबरदस्ती पानी के अंदर खड़ा किया जाता है कपड़े वगैरह उतरवा कर। यहाँ तक कि जब वो अंदर नहीं बैठ रहा होता तो ये जबरदस्ती उसके साथ करने लग जाती है, यहाँ तक कि उसे मरने वाला कर देती है। वैसे वहाँ पर आकर वे देख लेती और फौरन से आकर अपने बेटे को वॉन्ड के वाटर से बाहर निकालती है। पहले तो उसे टॉवल से साफ कर रही होती है, उसके ऊपर टॉवल देती है और फिर इस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी के लिए तो वो शाओशी को लेकर रूम में आ जाते और उसको अपने साथ लगा लेते हैं कि कहीं उसको ज्यादा सर्दी ना लग रही हो। और उसे रूम में छोड़ने के बाद बाहर आकर पेशेंट के मुंह पर एक लगाती है। उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अब वो वे के पकड़ने की वजह से अपने वुल्फ वाले रूप में आ रही होती है। वैसे ही वहाँ पर शिंग्यो भी पहुंच जाता है, जाकर पूछे लगता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। फौरन से मासूम बनकर कहने लगती है कि देखो वे मुझे मार रही है। अब वे भी सारी बात शिंग्यो के सामने रख देती है कि इसने शाओशी के साथ क्या किया। तो ये भी अपनी सफाई देने लगती है कि वो पानी में नहीं जा रहा था, मैंने तो बस उसको पानी में किया था और तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वह कहती है कि मैंने देखा तुमने कैसा पानी में किया, उसको मारने वाला कर दिया था। और फिर से उसको पकड़ लेती है, वो भी आपकी बार शिंग्यो के सामने उसके बालों से। और शिंग्यो कहने लगता है कि हाँ तुमने बहुत गलत किया है। शिंग्यो अपने बेटे के लिए ऐसी कोई भी चीज कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए शन को भी निकाल देता उसकी इस हरकत की वजह से। अब सबके वहाँ से जाने के बाद वे शिंग्यो से पूछती है कि क्या सच में वॉन्ड के वाटर के पास मैं नहीं जा सकती। शन ने मुझे ऐसा बोला था कि मैं अपने बेटे को खुद नहलाने के लिए नहीं लेकर जा सकती। तो वह कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है। और यही बात करते करते वे को चक्कर आ जाते हैं और वो शिंग्यो पे ही गिर जाते। शिंग्यो से पकड़ लेता है। अब जैसे उसके चक्कर ठीक होते तो वापस से होश की दुनिया में वापस आती है तो फौरन से सॉरी करने लगती है कि अब ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो आके शिंग्यो के क्लोज आ गई थी जबकि उसने कहा भी था कि मुझसे दूर रहना। अब वो शाओशी को देखने के लिए इसके साथ ही आ जाता है। शाओशी जिसकी थोड़ी तबीयत खराब होती है और वो सोया होता है, उसे बैठकर शिंग्यो देखने लगता है। फिर कहता है कि अब मैं इसको खुद नहलाने के लिए लेकर जाता हूँ। ये कहकर उसको अपनी गोद में उठा लेता है और अब जाकर वे को सुकून होता है कि वो अच्छे हाथों में है, इसलिए वो शिंग्यो के साथ उसे भेज देती है। अब वॉन्ड का वाटर चेक किया जाता है कि उसका टेम्परेचर शाओशी के लिए ठीक है या नहीं है। अब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था जिसकी वजह से पानी थोड़ा गर्म होता है और वो शाओशी से भी कहता है कि चेक करके देख लो पानी गर्म है, तुम आराम से नहा सकते हो। और शाओशी भी कहता है कि ठीक है डैड, क्योंकि अब शाओशी को भी पता लग चुका था कि ये उसके डैड है। और यहाँ शन जिसको निकाल दिया गया था वो वापस एल्डर्स के पास आ जाती है और आकर बताने लगती है कि उसके साथ क्या किया गया है। एल्डर्स तो सब हो जाते हैं कि हमें चेक करना होगा कि वो बेटा उसका है भी या नहीं जिसको वो अपना बेटा कह रहा है, इसलिए
इसलिए एक लीफ का यूज करते हैं डीएनए टेस्ट करने के लिए और वही लीफ शॉन को पकड़ा देते हैं कि तुम ये लीफ लेकर जाओगी और वो भी ये लीफ लेने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि ठीक है मैं जाती हूँ। और तो वे दिखाई जाती है जो शाओशी के साथ बातें कर रही होती है, उसे देखते हुए कह रही होती है कि तुम तो कितनी जल्दी बड़े हो रहे हो, ये सब फोन की वाटर की वजह से हो रहा है और तुम्हारी हेल्थ भी काफी अच्छी हो गई है, तुम इसी तरह बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। शिंग्यो भी अपने असिस्टेंट के साथ ही दूर से खड़े होकर देख रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि वे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई भी डेटिंग ऐप या लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए थी। यही चीज उसको अंदर ही अंदर वे की बुरी लग रही होती है। इतने टाइम में ईश्वर वापस आ जाती है जो आकर कहने लगती है कि आपको टेस्ट करना होगा कि ये आपका बेटा है भी या नहीं। पर इस चीज से शिंग्यो मना कर रहा होता है कि मैं ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं करने वाला, पर वो बहुत ही ज्यादा बोली जा रही होती है। यहाँ तक कि एड्रेस का दिया वो लीफ भी दिखा देती है कि आपको इस लीफ के थ्रू चेक करना ही होगा। पर जब शिंग्यो नहीं मारा होता तो श्वान को भी बाहर निकालने को बोल देता है। अब श्वान को बाहर लेकर जा रहे होते तभी वे कहती है कि अगर वो टेस्ट करवाने को कह रही है तो कर लो, इससे सभी को कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका बेटा है या नहीं है और मुझे भी पता लग जाएगा। तो वो टेस्ट करने को तैयार हो जाता है, पहले अपना ब्लड उस लीफ के ऊपर कट करके ड्रॉप डालता है तो शाओशी से भी कहता है कि बस थोड़ा सा दर्द होगा, तो शाओशी भी अपना हाथ आगे कर देता और उसका भी ब्लड ले लिया जाता है। जैसे दोनों का ब्लड उस लीफ पर आता है तो लीफ का कलर ब्लैक हो जाता है और सब एडलेस भी इतने टाइम में आ चुके थे। अब लीफ का जैसे कलर वो लोग ब्लैक देखते हैं तो कहने लगते हैं कि ये तो तुम्हारा बेटा ही नहीं है। इस चीज से तो शिंग्यो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सभी कहने लगते हैं कि हमने बोला था ना, पता नहीं ये किसका बच्चा है जिसको ये तुम्हारे सर पर डाल रही है। अब इसे तो शाओशी को अपने साथ लगा लिया था और फिर सब लोगों के अंदर जाने के बाद वे भी शाओशी को वहीं पर छोड़कर उन लोगों के साथ ही अंदर चले जाती। अब वे जो उसी लीफ को देख रहा होता और कहने लगता है कि इसका कलर लाइट स्क्रीन सा क्यों नहीं हुआ। वो लोग तो कह रहे थे कि लाइट ग्रीन होना चाहिए, वैसे इतने टाइम में देखते देखते वो लीफ अपना कलर चेंज कर लेता है। अब शिंग्यो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो वे को आकर पकड़ लेता और पूछता है कि बच्चा किसका है। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे क्या पता, मैंने तुम्हारे साथ ही सिर्फ नाइट स्पेंड की थी और वैसे भी ये डीएनए टेस्ट करने का सही तरीका नहीं है, बल्कि साइंस के थ्रू इसका टेस्ट किया जाए तब पता लगेगा कि ये है कि नहीं है। तो वो कहता है कि हम साइंस के थ्रू नहीं कर सकते, वहाँ से नहीं हमारा पता लग सकता। और गुस्से में आकर शिंग्यो वे को किस कर लेता है और इधर असिस्टेंट दिखाया जाता है जो शाओशी के पास आकर बैठता और जैसे वो उस लीफ को देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि इसका कलर वही वाला कलर कैसे हो गया जो डीएनए टेस्ट में सही वाला कलर आना चाहिए था। वो शिंग्यो की तरफ भागते हुए जाता है और यहाँ शिंग्यो से वे कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब इन दोनों में कोई बात होती इतने टाइम में असिस्टेंट आ जाता है जो आकर वही लीफ दिखाने लगता है। अब ये देखने के बाद वापस से एड्रेस को बुला लिया जाता है और उनको भी वो लीफ दिखाया जाता है कि अब ये क्या है, पहले इसका कोई और कलर था और अब इसका कलर चेंज हो गया। अब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों हुआ है। वो उससे कहता है कि जरा लीफ मुझे पकड़ाना। एक आइडर पकड़ कर जब लीफ चेक करता है तो उसे पता लगता है कि इसके ऊपर किसी जूस का यूज हुआ है और उस जूस के यूज से ये होता है कि पहले वो कलर नहीं आता बल्कि कोई और कलर होता है, उसके बाद सही वाला कलर सामने आता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमने तो ये श्वान को दिया था, तो मतलब श्वान ने कुछ किया है। अब श्वान को इसी हरकत की वजह से बैन कर दिया जाता है और वापस से कंफर्म हो चुका था कि शाओशी किसी और का बेटा नहीं है बल्कि शिंग्यो का ही बेटा है। अब सब लोगों के जाने के बाद वो वे के रूम में आता और वे से आकर उस किस को लेकर कोई बात करने लगता था। वे खुद ही बोलती है कि उस बारे में आप कहने लगे हैं तो मैं आपसे कह देती हूँ कि मैं सब कुछ भूल चुके हैं, ऐसा करें कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये सुनकर तो शिंग्यो को काफी बुरा लगता है, यहाँ तक कि वो बच्चे का भी लिहाज नहीं करता, बोल देता है कि तुम क्या कहती हो कि उस किस को भूल जाएं। ये सुनते ही वो फौरन से शाओशी के कानों पर हाथ रखती है और कहती है कि तुम बच्चे के सामने ऐसी बात कर रहे हो। तो इस बात के बाद शिंग्यो चुप करके वहाँ से चला जाता है। शाओशी कहता है कि डैड आपको लाइक करते हैं, तो वह कहती है कि नहीं डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो लाइक कैसे कर सकते हैं। और शिंग्यो जो अभी तक सिर्फ वे के बारे में सोच रहा होता है वे दिखाई जाती है जो सुबह सुबह अपने काम के लिए निकलने लगती है और उसी टाइम पर शिंग्यो भी ऑफिस के लिए जाने लगता है। पर वो जब वे को जाते हुए देखता है तो असिस्टेंट से पूछता है कि कहाँ पर जा रही है। तो वो बताता है कि असल में ये जॉब करती है और जॉब के लिए जा रही है। तो वो कहते हैं कि इसे बोल देना कि अगर वो जॉब से ऑफ ले सकती है तो इसे ऑफ लेना चाहिए और शाओशी का ख्याल रखना चाहिए। और इधर वे जो अपना जा ही रही होते हैं तो उसे रास्ते में एक लड़का मिल जाता है जो आकर उसे कहने लगता है कि तुम उसे पैसे लेने के बाद मुझसे इस तरह अपना पीछा नहीं छुड़वा सकती, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ऐसे एक और लड़का भी आ जाता है और एक और भी आ जाता है जो सब इससे अपना हिसाब मांग रहे होते हैं। तो इसे पता लग जाता है कि इन सब के साथ स्कैम किसी और ने नहीं किया बल्कि उसके नेम से उसकी कजन ने किया है। तो कहने लगती है कि ये सब मैंने तुम लोगों के साथ नहीं किया, क्या तुम लोग उस लड़की से रियल लाइफ में मिले हो? नहीं मिले ना, वो लड़की मेरी सिर्फ पिक्स यूज कर रही है। मैं तुम्हें उस लड़की का पता बता देती हूँ, तुम लोग उसी से जाकर पूछ लो जो भी तुम लोगों ने पूछना है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम फिर से तुम पर यकीन करें? हम तुम पर यकीन नहीं करने वाले। वैसे ही शिंग्यो वहाँ पर पहुंच जाता है और देखकर कहने लगता है कि अपने ऑनलाइन वाले पार्टनर से ये यहाँ पर भी मिलने के लिए आ गई है, मतलब जॉब पर जाने का सिर्फ बहाना था, वो तो यहाँ पर लड़कों से मिलने के लिए आई है और सभी लड़के एक साथ मिल लिए। पर वो लड़के तो इसके देखते ही देखते उसके साथ बदतमीजी पर आ जाते हैं, इसके पीछे लग जाते हैं और पकड़ भी लेते हैं, इसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तो शिंग्यो ये सब करते हुए देख लेता और फौरन से इसे बचाने के लिए आ जाता है, अपनी वुल्फ की पावर का यूज करके सभी लड़कों को वहाँ से भगा देता है। और इसको भी जब नीचे से उठाता है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुमने जहाँ पर जाना है। तो वह कहते है कि नहीं रहने दो, अभी तो मैं अपनी कजन के साथ हिसाब बराबर करने के लिए जा रही हूँ। तो वो कहता है कि क्या मतलब? तो वो यहाँ पर सब कुछ बता देती है कि असल में मेरे नेम से मेरी कजन डेटिंग ऐप को यूज कर रही है और वो ये लड़के बस
बस उसी वजह से मेरे पास आए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनसे बात कर रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं, असल में मेरी कजन बात कर रही थी और इसीलिए मैंने उसके पास जाना है। अब शिंग्यो का जो डाउट होता है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका था, इसलिए वैसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फिर भी जाता हूँ। तो वे भी उसको अब की बार मना नहीं करती और इसकी कजन जो अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है और अभी वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें वे से मिलना चाहिए। तो वे आगे कहती है कि मैं आप लोगों से खुद ही मिलने के लिए आ गई हूँ। जैसे उसकी कजन उसके पास आती तो इसके मुंह पर रखकर एक थप्पड़ लगाती और कहती है कि तुम इसे ऐसा कैसे कर सकते, एक तो मेरे नाम से लड़कों को फंसाती और फिर उनसे पैसे लेने के बाद सभी को मुझ पर छोड़ देती हो। और जैसे ही उसके अंकल उसे मारने के लिए आने लगते हैं तो शिंग्यो उन्हें मारने नहीं देता और वे उन लोगों से बचा लेता और वैसे कहता है कि तुम यहाँ पर जो भी कुछ लेने के लिए आयो जाकर ले लो। पहले वो अपनी ग्रैंडमा की चीजों को उनसे पूछती है कि तुम लोगों ने कहाँ पर छुपा कर रखी हुई है, पर वो लोग सब नहीं बताते तो ये खुद ही ढूंढने लग जाती है और एक जगह पर उसे अपनी ग्रैंडमा की सभी चीजें मिल भी जाती है। और उन चीजों को जब वो ले लेती है तो शिंग्यो भी उसकी हेल्प ज्यादा अच्छे से करने के लिए उन सबको घुटनों के बल बिठा देता है और उनसे कहता है कि इससे माफी मांगो, वो उठ तो पा नहीं रहे होते इसलिए वे से माफी भी मांग लेते हैं। और वे जब अपनी चीजें लेकर जाने लगती है तो शिंग्यो कहता है कि अगर कुछ और भी रहता है तो वो भी ले लो। तो वह कहती है कि बस मुझे इसकी जरूरत थी, जो मेरे लिए चीज इंपॉर्टेंट थी वो मुझे मिल गई है और यही बस मैं लेकर जाना चाहती हूँ। तो उसके साथ ही शिंग्यो बाहर जाने लगता है। अब उनके बाहर जाने के बाद भी ये लोग अपने घुटनों से उठ नहीं पा रहे होते तो सोचने लगते हैं कि ये उनके साथ क्या हो गया, क्या वो कभी भी नहीं उठ पाएंगे। पर ये दोनों तो वहाँ से बाहर निकल आए थे और बाहर आने के बाद वे कहने लगती है कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहती। पर शिंग्यो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, पर वो मना कर देती है और कहती है कि आपने इतना मेरे लिए किया वही बहुत है। अब वैसे ही शिंग्यो इसके बाद ऑफिस में जैसे ही पहुंचता तो वहाँ पर इसका असिस्टेंट पहले से होता है, जो उसके आते ही जल्दी से फाइल को अपने पीछे छुपा लेता है। और शिंग्यो के पूछने पर वो उसके सामने बैठ जाता है, कहता है कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, वो असल में डेटिंग ऐप ये नहीं चलाती बल्कि इसकी कजन चलाती है। शिंग्यो को इसकी बात पर गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो सब ये पहले से जान चुका था। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि अगर अब वे में कोई भी इशू नहीं है तो आप उसको अपनी पार्टनर बना सकते हैं। तो इस बात पर शिंग्यो चुप हो जाता है। वो भी सोचने लगता है कि उसे वे के लिए क्या करना चाहिए और वो चीज उसके लिए करके लेकर जाता जो हमेशा से उसकी ग्रैंडमा चाहती थी। और जैसे घर पे पहुंचता तो सबसे पहले वे के पास जाता और वे भी जो सोने की तैयारी में होती है वो वे को जाके फाइल देता और बताता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ये चाहती थी। तो कहने लगती है कि ये जगह लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, आपने ये जगह कैसे ले ली। तो कहता है कि बस ले ली, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। तो वह कहती है कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। तो वह कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है पैसे वापस करने की। तो वो उससे पैसे भी पूछी होती है कि कितने मिले, या तो वो नहीं बता रहा होता क्योंकि उसे ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं था। वो तो उसे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता। अब उसके जाने के बाद वे कहने लगती है कि वो मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया जबकि मुझसे तो नफरत करता था। यही सोचते सोचते ब्लश भी कर रही होती है, फिर अपने आप को सही करते हुए कहती है कि वो ये सब अपने बेटे शौशी के लिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा। मुझे अपनी आंखों में इस तरह का कोई भी ख्वाब नहीं सजाना चाहिए। अब ये काम करने के बाद नेक्स्ट डे शिंग्यो अपने असिस्टेंट के साथ होता है और असिस्टेंट जो उसे ये कह रहा होता है कि देखना अब मिसेज वे आपके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी। वैसे ही वे शौशी के साथ आ रही होती है तो देखते हुए कहने लगता है कि अब वो बहुत ही ज्यादा खुश है, तो देखना आपको आकर हक कर लेंगी। उसकी ये बात सुनकर शिंग्यो भी खुश हो जाता और अपने हाथ भी फैला लेता है उसे हक करने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो इसके हाथ में लाकर एक पेपर दे देती है। अब ये भी खुद को ऐसे दिखाने लगता है जैसे वो हक चाहता ही नहीं था, बल्कि पेपर को देख कर पूछता है कि ये क्या है। तो वह कहती है कि मैंने ऑनलाइन देख लिया था कि वो जगह कितने में मिल रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपके वो पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। वो उसे मना करते इससे पहले ही वो ये बात करके वापस से शौशी के साथ वहाँ से चले जाते। उसके जाने के बाद शिंग्यो जो अपने असिस्टेंट पे गुस्सा करने लगता है, जबकि आइडिया तो शिंग्यो का खुद का था, पर बेचारा असिस्टेंट भी क्या कर सकता था, उसे भी मानना पड़ता है कि हाँ ये मेरी ही गलती है। पर फिर उसके लिखे हुए नोट को देखने लगता है, कहता है कि ये मैं हमेशा अपने पास रखूंगा, ये उसने अपने हाथों से लिखा है मेरे लिए। असिस्टेंट बेचारा तो इसकी दीवानगी देख देख कर हैरान हो रहा होता है कि बॉस को क्या हुआ है। जबकि शौशी दिखाया जाता है जो नाश्ता करने लगता है, तो वैसे ही शिंग्यो उसके पास आता है और देखकर पूछने लगता है कि तुम क्या ये खाने वाले हो। तो वो बताता है कि मॉम ने मेरे लिए बनाया है। वैसे असिस्टेंट बताने लगता है कि वेयरवुल्फ ये वाला खाना नहीं खाते। तो फौरन से शिंग्यो से चुप करवा देता है, शौशी से कहता है कि चलो खा लो। ये कहकर वे के पास आ जाता है किचन में और वे से पूछने लगता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो वो बताती है कि मैं बेकिंग पाउडर ढूंढ रही हूँ। तो ये फौरन से उसे बेकिंग पाउडर निकाल कर देने लगता है जो ऊपर पड़ा हुआ था। बट इसी में ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे, यहाँ तक कि वे उससे नर्वस भी हो रही होते और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जैसे ही शिंग्यो से किस करने वाला होता है तो वे फौरन से दूसरी तरफ फेस कर लेती और उसे किस नहीं करने देती। और ये जल्दी से उसे पाउडर लेकर पाउडर का यूज करती और दिखाती है कि मैंने ये पेस्ट्री बनाई है, ये कहकर शिंग्यो को दे देती और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ तक कि इसे काम पर आने के बाद भी शिंग्यो के साथ ही गुजारा हुआ मोमेंट ही याद आ रहा होता है, जिस तरह वो उसके क्लोज हो गया था, उसी चीज को याद करी होती और अपना ध्यान इस तरफ से हटाने लगती है कि मुझे शिंग्यो के बारे में ऐसा कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। वैसे ही मास्टर आ जाते जो उसे देखकर कहते हैं कि तुम वापस आ गए काम पर, शौशी की तबीयत कैसी है। तो वो बताती है कि बिल्कुल ठीक है शौशी, और थैंक्स आपने शौशी की तबीयत का पूछा। और इधर शिंग्यो जो एक बिजनेस मीटिंग के लिए किसी और होटल में आता है, पर असिस्टेंट कहता है कि हमें इस होटल में जाना चाहिए, वैसे भी वहाँ का ऑनर आपके जानने वाला है, तो वो हमें इस तरह की जल्दी बुकिंग पर कुछ भी नहीं कहेगा। जबकि उसी होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे भी काम करती होती और वे से बदला लेने के लिए लड़का एक लड़की के साथ पहुंच जाता और उसे समझा रहा होता है कि अब तुमने किस तरह की एक्टिंग करनी है जैसे तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो चुकी है और सारा
इल्जाम तुमने शेफ पर लगाना है जो अभी इस टाइम पर खाना बना रही है और मुझे पता है कि वही लड़की खाना बना रही होगी। हमने उसको ही इस चीज के थ्रू ब्लैकमेल करना है। अब ये चीज जैसे ही वे तक पहुंचती है कि उसके खाने की वजह से एक कस्टमर को फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, तो ये परेशान होकर जल्दी से भागकर कस्टमर के पास पहुंचती है। वहाँ पर मैनेजर तो ऑलरेडी होता है जो कस्टमर को समझा रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर वो लोग कुछ ज्यादा ही वे के पीछे पड़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि वे से सॉरी करने को भी बोल रहे होते हैं। अब वे को सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम एक सॉरी कर दो ना, वैसे भी तुम्हारा एक बेटा भी अगर तुम यहाँ जॉब से निकल गई तो क्या होगा, अगर इसने हमारे रेस्टोरेंट के साथ कुछ कर दिया तो तुम्हें जॉब कहाँ से मिलेगी और हम भी तुम्हारे साथ जॉब से हाथों बैठेंगे। अब उनकी बातों को सुनते हुए वे सोच लेती है कि चलो मुझे सॉरी कर लेना चाहिए, कम से कम इनकी तो जॉब ना जाए मेरी वजह से, क्योंकि वो ये धमकी दे रहा होता है कि मैं पे कंपनी में काम करता हूँ और अगर एक न्यूज मैंने आप लोगों के बारे में बोल दी तो आप लोगों का रेस्टोरेंट तबाह हो जाएगा। और पे बॉस के साथ भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, वो भी मुझे खड़े होकर सलाम करता है। ये उसकी बातों को सुन रही होती और फिर उससे सॉरी भी कर देती, तो वह कहता है कि मैंने ऐसे सॉरी करने को नहीं बोला, बल्कि तुम्हें नीचे नील डाउन होकर मेरे जूतों को भी चाटना होगा, फिर मैं तुम्हें माफ करूंगा। और वो लड़की भी लड़ने लग जाती है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। तो वह कहने लगती है कि तुम्हें क्या सच में फूड पॉइजनिंग हुई है, अगर हुई है तो लग तो नहीं रहा, तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। तो वो फिर से अपना वेट पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इनकी बहुत ही ज्यादा बहस कर चल रही होती है। मैनेजर भी उसे यही कह रहा होता है कि तुम्हें वैसा कर लेना चाहिए जैसा ये कह रहा है। और वहीं पर शिंग्यू भी आ जाता है और यहाँ का जो बॉस होता है वो आगे से शिंग्यू को रिसीव करने के लिए आता है। शिंग्यू गुजरने तो लगता है पर शोर को सुनकर पूछता है कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, पता नहीं हमारी शेफ से कोई गलती हो गई है, बस उसी की वजह से ये चल रहा है, आप जाए मैं देखता हूँ। पर शिंग्यू नहीं जाता, उसके दिल में इतना तो रहम होता है कि किसी को इस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए उसी तरफ आ जाता और वे को यहाँ पर धक्के से नील डाउन करवाया जा रहा होता है। तो ये फौरन से आकर वे को पकड़ता है, उसे पूछता है कि तुम ठीक तो। पर जैसे ही वे को देखता है तो काफी हैरान होता है, उसे नहीं पता था कि वे के साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसे ये तो पता था कि वे यहाँ पर काम करती है। अब उस लड़के ने भी शिंग्यू को नहीं पहचाना था, जबकि यही तो उस कंपनी का बॉस था। ये चीज देखकर वे कहने लगती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी का बॉस भी खड़े होकर सलाम करता है, तो अभी तो तुमने उसको पहचाना भी नहीं है। तो वह कहता है कि क्या मतलब, तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का हमारा बॉस है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो इस बात पे यकीन नहीं कर रहा होता, जबकि शिंग्यू का असिस्टेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर भी शिंग्यू को बता देता और बताता है कि इसके बहुत सी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। तो कहते हैं कि इसके सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी के अभी खत्म कर दिए जाए। तो वो इस बात पर भी यकीन नहीं करता और वैसे उसे कॉल आ जाती है जिससे उसे पता लगता है कि उसके सभी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह खत्म हो गए हैं। ये सुनते उसे यकीन आ जाता है कि ये सच में उसका बॉस है। तो ये अब शिंग्यू के सामने नील डाउन हो जाता है और साथ में वो लड़की भी नील डाउन हो जाती है। अब दोनों अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब शिंग्यू जाने से पहले वे से कहता है कि मेरा वेट करना, बस मैं थोड़ी सी बात करके मीटिंग करके आता हूँ। ये कहकर उसके बालों को उसके कानों के पीछे करता और कान के पास भी उसे वेट करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद बॉस जो होता है वो सभी लोगों को रेस्टोरेंट से निकाल देता है, जिनकी वजह से वे को उसके सामने नील डाउन होना पड़ रहा था। जहाँ पर उन्हें वे का साथ देना चाहिए था, वहीं पर वो उस कस्टमर का साथ देते हुए से नील डाउन करवा रहे थे। इसी वजह से सबको जॉब से फायर कर दिया जाता है और बॉस इसकी भी पोजीशन को एक लेवल आगे कर देता और इसकी पे को भी ज्यादा कर देता है। बट ये इस चीज को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने बस जो मेरे लिए किया वही बहुत है। बॉस भी काफी ज्यादा हैरान होता है, पर उसे ये भी कहता है कि शिंग्यू मुझे लगता है कि तुम्हें लाइक करता है, सच में दिल से पसंद करता है। पर वो उसे कहने लगती है कि आपने गलत समझा, पर बॉस तो इसे बोलने का मौका भी नहीं देता और अपनी बात बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वे घर पर आते हैं तो शाओशी अपनी मॉम को देखकर भागा भागा मॉम के पास आता है, कहता है कि आप तो मुझे गुड बाय भी करके नहीं गई हो, आप क्यों सुबह में इतनी जल्दी चली गई, और जो आपने मेरे लिए बनाई थी ना वो डैड ने ही खा ली थी पेस्ट्री। ये सुनकर उसे काफी हैरानी होती है और फिर कहती है कि डैड ने क्या ये नहीं बोला था कि वेयरवुल्फ ऐसी चीजें नहीं खाते? तो वो कहता है कि हाँ, उनके असिस्टेंट ने तो बोला था, पर डैड कहते हैं कि ये तुम्हारी मॉम ने बनाया तो खा सकते हैं। अब शाओशी की ये बात सुनकर इसको अपने बॉस की वही बात याद आती है कि शिंग्यू तुम्हें लाइक करता है, इसीलिए उसने इतना बड़ा स्टैंड तुम्हारे लिए सबके सामने लिया। यही सब बातें सोची होती है, फिर कहने लगती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे तो टाइम में शिंग्यू आ जाता और आकर पूछने लगता है कि तुमने वहाँ पर मेरा वेट क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरा वेट करना। तो वो कहती है कि बस मेरे जहन से निकल गया इसलिए मैं आ गई। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद शिंग्यू अपने न्यू प्लान का सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, जबकि इधर सब एडल्ट सिखाए जाते हैं जो शाओशी को लेकर होते हैं कि वेयरवुल्फ और ह्यूमन का बच्चा कभी भी अच्छी पोजीशन पर नहीं आ सकता, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब वो एक फ्रूट का सोचते हैं जिस फ्रूट से किसी को भी पागल किया जा सकता है कि उसे बस फिजिकल होने के लिए कोई लड़की चाहिए। अब उसी फ्रूट को वो पेशेंट को देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ही ये उसे पिलाना होगा और फिर उसकी क्लोज जाना होगा। फिर जब तुम्हारा बच्चा होगा तो वो उस ह्यूमन के बच्चे को तुम्हारे बच्चे के ऊपर नहीं रख पाएगा और ना ही उसे कुछ दे पाएगा, क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। पापा कहती है कि मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो उनके घर से बैन कर दिया गया है, अगर बैन किया तो अंदर कैसे जाऊंगी? तो कहते हैं कि ये मसला हम पर छोड़ दो, हम तुम्हें अंदर भेजेंगे। तो वो भी बहुत खुशी खुशी मान जाती है, क्योंकि हमेशा से तो वो शिंग्यू को लाइक करती थी, अब कैसे शिंग्यू से दूर हो सकती थी। अभी तक वे जो खुशी खुशी शिंग्यू के पास आती है, शिंग्यू जिसने उसे पहले बताया था कि सभी चीजें मेरे बाद हमारे बेटे शाओशी की होंगी, तो वो इस बात से पहले तो खुश होती है, पर अब थैंक्स करने के लिए आती है कि आप ये सब अपने बेटे के लिए कर रहे हैं,
मुझे तो लगा था कि आपके दिल में कोई मेरे लिए फीलिंग्स है, पर अब ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे आपकी बात याद है कि आपने मुझे पहले दिन ही कहा था कि मुझसे दूर रहना। वो तो ये बात क्या ही देती है, पर शिंग्यो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसे कैसे बोले कि ये सब उसने उसके लिए किया है, ना कि शाओशी के लिए। वो तो उसे सच में लाइक करता है, बट वे अपनी ये बात कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ये सारा गुस्सा अपने असिस्टेंट पर निकाल रहा होता है, और जैसे ही रूम में आकर जूस को पीता है तो वो जूस कोई और नहीं होता बल्कि वही फ्रूट का जूस होता है जो एल्डर्स ने श्वन के हाथ में भेजा था। अब इसे अजीब सा फील होने लग जाता और ये वहीं बेड पर गिर जाता है। वैसे ही श्वन आ जाती है तो ये उसे देखकर कहता है कि तुम अंदर कैसे आई, तुम्हें तो यहाँ से बैन कर दिया गया था। तो वो कहती है कि मुझे एल्डर्स ने अंदर भेजा है, मैं उनकी परमिशन से आई हूँ, और ये जूस जो तुम्हें मैंने पिलाया है ना, इसके बाद तो अब तो तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा। तुम्हारा जो बच्चा मुझसे होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का होगा। ये कहते हुए वो शिंग्यो के क्लोज आ रही होती है, पर शिंग्यो के अंदर अभी भी इतनी पावर होती है कि वो उसे अपने से दूर करता कहता है कि यहाँ से चली जाओ, पर वो नहीं जब जा रही होती तो ये भी इसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे वीक बना दोगे, तो मुझे बिल्कुल भी वीक नहीं बना सकती, खुद ही तो बोला है कि हमारी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी चीजों का असर जल्दी मुझ पे नहीं होता। ये कहने के बाद वो अपने असिस्टेंट को आवाज देता और जैसे असिस्टेंट आकर शिंग्यो और इसे देखता है जो जमीन पर पड़ी होती है शिंग्यो के धक्का देने की वजह से, तो वो आते से पूछता है कि ये अंदर कैसे आई। तो वो कहता है कि यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये अंदर कैसे आई, इसे अभी के अभी मेरी नजरों से दूर लेकर जाओ और कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, किसी को भी मेरे रूम में आने की परमिशन नहीं है। ये कहकर उसे लेकर जाने को बोलता है, पर जाते जाते भी श्वन कहती है कि तुम्हें किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, तुम अपनी पावर से इसके असर को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते हो। उसका असिस्टेंट भी ये बात सुन रहा होता है, पर फिर भी श्वन को वहाँ से ले जाता है और यहाँ वे जो शाओशी के साथ सोने की तैयारी कर रही होती है, और शाओशी भी अपनी मॉम से पूछता है कि क्या डैड की सब चीजें मेरी होंगी, उसका क्या मतलब होता है। तो वो बताती है कि डैड जितने पावरफुल हैं इतने पावरफुल तुम बाद में बन जाओगे। अभी सोते से पहले ही असिस्टेंट आ जाता है जो आकर शिंग्यो की हालत के बारे में वे को बताता है। वे भी सुनकर परेशान हो जाती है, पूछते है कि उसे क्या हुआ और ऐसा क्या हो गया। तो कहते हैं कि आपको उसकी हालत को जाकर खुद देखना चाहिए, उसे एक लड़की की जरूरत है और आप ही उसकी पार्टनर हो, आपको उसके पास जाना चाहिए वरना उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है। तो वो कहती है कि मुझे जाना चाहिए, नहीं मैं नहीं जा सकती। तो वो कहता है कि आप सोच लें आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये सोचे लग जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर काफी टाइम सोचने के बाद कहती है कि एक बार तो उसे जाकर देखना चाहिए ना कि उसकी हालत क्या है। उसके रूम की तरफ जाती है, डोर भी नॉक करती है पर कोई भी डोर नहीं ओपन कर रहा होता। तो कहने लगती है कि असिस्टेंट ने मुझसे झूठ बोला है, शिंग्यो की हालत को लेकर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पर जैसे रूम के अंदर खुद आते हो तो शिंग्यो जो वॉशरूम से बाहर निकल रहा होता है उसे ये होता है कि अगर वो शॉवर ले लेता है तो शायद ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर अपने सामने वे को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मुझे असिस्टेंट ने यहाँ पर भेजा है, उसने बोला कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तो ये उसे बोलता है कि यहाँ से चली जाओ। अब ये जैसे ही वहाँ से जाने लगते हो तो ये इसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब ये भी खुद को रोक नहीं पाती बल्कि पहले ही शिंग्यो को खुद ही किस कर लेती है, जिसके बाद तो शिंग्यो कैसे खुद को रोक पाता और दोनों फिर से एक बार इंटीमेट हो चुके थे। अब की बार भी वे उससे पहले उठ जाती और उठकर अपने आप को देखने लगती है कि क्या मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं था, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। और फिर रेडी वगैरह होकर वहाँ से बाहर आ जाती। अब जब शाओशी के साथ बैठकर उसे खिला रही होती है तो शाओशी पूछने लगता है कि मामा आप रात में कहाँ पर चली गई थी, मेरी रात में आंख भी खुली थी, मैंने आपको देखा था, आप वहाँ पर नहीं थी। तो कहती है कि मैं वॉशरूम में गई हुई थी इसलिए तुम्हें नजर नहीं आई, मैं तो वरना तुम्हारे साथ ही थी पूरी रात। शाओशी भी अपनी मॉम की बात पे यकीन कर लेता है और फिर वो ब्लश भी कर रही होती है इसलिए वहाँ से उठकर जाने लगती है। पर वैसे ही शिंग्यो भी पीछे से आ जाता है जो इसे रोक लेता है। रोकने के बाद इसे अपनी तरफ खींचता और ये दोनों वापस एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे। अब ये शिंग्यो से बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रही होती है। शिंग्यो भी वहाँ से उठाकर इसको दूसरी जगह पर ले आया था और उससे आकर इस बारे में कोई बात करता उससे पहले वो कहती है कि हमें ये सब भूल जाना चाहिए जो भी कुछ हुआ। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते इसलिए मैं इस चीज का जिक्र नहीं करूंगी और ना ही ऐसा कुछ दोबारा होगा, मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। ये कहकर वहाँ से भाग जाते है कि मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। बेचारा शिंग्यो तो वहीं पे बैठ जाता है कि ये क्या हुआ, जबकि सभी एल्डर्स के सामने असिस्टेंट श्वन को लेकर आ गया था और उनकी तरफ धक्का देता है कि इसे आप लोग रखो, वहाँ पर क्यों भेजा था, आप लोग चाहते क्या। इसलिए शिंग्यो ने आप लोगों की हर चीज को बंद कर दिया है, अब कुछ भी हमारी तरफ से आप लोगों को नहीं मिलने वाला। उन्हें तो इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। असिस्टेंट ये बात करके वहाँ से चला जाता है। वो तो श्वन से बस एक ही बात पूछते हैं कि तुम दोनों में कुछ हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर श्वन झूठ बोल देती है कि हाँ हुआ है और अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ तो मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। राइडर्स कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि सच में श्वन का बेबी होने वाला है या नहीं होने वाला। तो उन्हें अपनी पावर्स का यूज करके इस चीज का पता लग जाता है कि बेबी होने वाला है, जबकि हमें तो पता है कि ये बात गलत थी। वो तो यहाँ पर झूठ बोल कर गई थी और इन्होंने भी उसके झूठ पर अच्छे से यकीन कर लिया था। और यहाँ शिंग्यो जो वापस से वे के पास पहुँच जाता है, वे जो शाओशी के लिए सूप बना रही होती है जो वेयरवुल्फ्स के लिए अच्छा होता है। तो कहती है कि मैंने सुना है कि ये वेयरवुल्फ के लिए अच्छा होता है। तो कहते हैं कि एक चीज तुम भूल गई हो। ये कहते हुए उसमें शुगर और ऐड कर देता है। ये करने के बाद उसने वे को तो वैसे अपनी क्रॉस किया हुआ था और उसे किस भी कर लेता है। वे भी उसे किस करने से रोकती नहीं है बल्कि वो भी उसे किस करने लगती है। अब ये बाहर आने के बाद काफी ब्लश कर रही होती है, जबकि शाओशी उसी सूप को पी रहा होता है। शाओशी अपनी मॉम से पूछने लगता है कि मॉम आप क्या सोच रही हो और काफी रेड रेड भी हुई है। तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ शिंग्यो जो घंटे से एक ही फाइल को देखे जा रहा था तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या हुआ
है, आप एक ही फाइल को बस देख ही जा रहे हैं। तो वो उसे बता देता है कि मैंने वे को किस किया तो उसने भी मुझे रोका नहीं है, तो मतलब वो मुझे लाइक करती है ना, मुझे पसंद करती है। तो ये सुनती असिस्टेंट तो खुश हो जाता, कहता है कि मतलब आपकी पार्टनर हमेशा के लिए अब आपके साथ रहेंगी। वैसे ही वो इसके लिए एक और भी सरप्राइज सोच लेता और असिस्टेंट को इस काम के लिए भेज देता है। असिस्टेंट जो वे को लेने के लिए जाता है कि बॉस ने आपको लाने को बोला है। तो कहती है कि कहाँ पर मुझे लेकर जा रहे हो। तो वो कहता है कि आपको वहाँ पर जाकर खुद ही पता लग जाएगा। ये कहकर उसको अपने साथ ही बिठा कर ले आया था और जिस जगह पर उसे लेकर आया जाता है वो बहुत ही अच्छा होटल होता है और काफी महंगा भी होता है। तो कहने लगती है कि ये जगह सारी खाली क्यों है, यहाँ पर कोई कस्टमर वगैरह क्यों नहीं है। वैसे ही शिंगू आ जाता, कहता है कि ये जगह बॉस ने खाली करवाई है, मतलब कि तुम और मैं, ये अब जगह तुम्हारी है। उसे ये कहते हुए फाइल भी दे देता है उस जगह की। अब इस जगह की ओनर कोई और नहीं थी बल्कि वेको थी। वेको तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। तो वो कहता है कि शाओशी ने मुझे बताया था कि तुम हमेशा से ऐसा कुछ चाहती हो, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए किया है और ये कुछ भी शाओशी के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए है। ये कहते हुए उसे बता भी देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और ये बात कहने के बाद उसे किस भी कर लेता फौरन से। वे उससे दूर हो जाती तो वो उसे अपना लव कन्फेस करता और उससे एक अच्छा आंस भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो बहुत अच्छे से उसको आंस देगी। बट अभी के लिए वे को टाइम चाहिए होता और वो उसे टाइम दे भी देता है कि जब तुम मेरे लिए आंस सोच लो तो मुझे बता देना। अब जैसे घर आने के बाद वे शाओशी के लिए खाना बनाकर लेकर आती है तो आकर बेड पर देखती है कि उसके लिए पहले से एक बॉक्स पड़ा हुआ है। तो वो बॉक्स का जब ओपन करती तो अंदर बहुत ही प्यारा नेकलेस होता है जो उसके लिए शिंग्यू लेकर आया था। और शिंग्यू भी इतने टाइम में आ जाता और बताता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, चलो आओ मैं तुम्हें पहना दूं। अब ये काफी ज्यादा ब्लश भी करी होती है पर फिर कहती है कि अभी तो सोने का टाइम होने लगा तो फायदा नहीं है पहनाने का। तो कहते है कि मैं फिर भी तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। तो उसकी बात से ये बैठ जाती है पहनवाने के लिए और ये उसे वो नेकलेस पहना भी देता है। ये बहुत ही ज्यादा जब खुश हो रही होती है तो शाओशी अपनी मॉम को इस तरह स्माइल करते देखकर उन पर हंसने लग जाता है। तो ये फौरन से बैठकर शाओशी को खिलाने लगती है। शाओशी कहता है कि मैंने मॉम आपको बोला था ना कि डैड आपको लाइक करते हैं और आपने उस टाइम पर मेरी बात नहीं मानी थी। अब देखिए आपको मेरी बात पे यकीन आ गया है ना। अब उसकी बातों को सुनकर वे फिर से ब्लश करने लग जाती है तो बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब ये अपने बेटे के साथ बैठ जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम ने अभी तक मुझे हाँ नहीं बोला, कब तक तुम्हारी मॉम मुझसे एग्री करेंगी। तो ये अपना हाथ दिखा के कहता है कि 5 डेज, मॉम को 5 डेज चाहिए होंगे। तो कहता है कि चलो ठीक है इतना भी वेट कर लेते हैं। ये कहकर शाओशी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब बाहर आकर भी वे इसी बारे में सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, अभी हाँ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वैसे ही शाओशी का अंकल आ जाता है जो फोन का वाटर लेकर आया था। तो ये फौरन से उसके पास जाती और कहती है कि तुम इतनी मेहनत से ये पानी लेकर आते हो। तो वो थोड़ा घबराया सा होता और एक बात वे को बताना चाह रहा होता, फिर कहता है कि नहीं मुझे नहीं बतानी चाहिए। फिर कहता है कि नहीं आपको ये बात पता होनी चाहिए और बता देता है कि आइडल्स में क्या बात चल रही है। शायद शिंग्यू का बेबी शन के साथ होने वाला है, उनकी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर आपके बेटे को वो वैल्यू नहीं दी जाएगी जो उनके दोनों के बच्चे को वैल्यू दी जाएगी। अब ये बात जानने के बाद तो ये परेशान हो जाती है कि सच में शिंग्यू का बेबी उसे आने वाला है। इतने टाइम में शिंग्यू भी शाओशी को नहलाकर वापस ले आया था और उसे सुलाने के लिए भी लिटा देता। जब शिंग्यू अपने असिस्टेंट के साथ होता है तो वही आकर शिंग्यू को भी ये बात बता देता है। शिंग्यू से ये पूछता है कि तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताया। तो वो फौरन से यहाँ पर झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। ये नहीं बताता कि वो ऑलरेडी ये बात वे को बताया है। तो शिंग्यू कहता है कि तुमने ये बात किसी को भी नहीं बतानी। अब शिंग्यू खुद भी सोच में होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो वे का पूछता है कि वे कहाँ पर है। तो बताया जाता है कि वे हमें नजर नहीं आई। तो वो जब वे के पास जाता तो उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी क्योंकि वो अपनी सभी जेलिसी को ड्रिंक पर निकाल रही होती है। तो ये उसे उठाकर रूम में लेकर आता और रूम में लेकर आने के बाद उसके क्लोज नहीं हो रहा होता पर वे चाहती होती है कि वो उसके क्लोज और उसे कहती है कि तुमने मुझसे प्यार करके ये मेरे साथ क्या किया। जिससे शिंग्यू को पता लग जाता है कि इसको भी सारी बात का पता लग चुका है। तो वो उसे कहता है कि ये सब झूठा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें भी पता है कि वेयरवुल्फ की सिर्फ एक ही पार्टनर होती और वो सिर्फ मेरी तुम हो और कोई नहीं हो सकती। उसके सामने कस्में भी खा रहा होता है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है फिर अपने ईयर्स दिखाओ मुझे, वो क्यूट क्यूट से तुम्हारे ईयर्स देखने हैं। तो ये भी अपने पावर का यूज करके अपने ईयर्स बाहर निकाल लेता है जिन्हें वो टच करने से पहले पूछती है कि क्या मैं इन्हें हाथ लगा सकती हूँ। तो वो उसे हाथ लगाने की परमिशन दे देता है पर कहता है कि अगर तुम इसी तरह मुझे टच करती रही तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। पर वे चाहती भी नहीं थी कि वो खुद पर कंट्रोल करे, इसे किस करने लगती है और दोनों फिर से इंटीमेट हो चुके थे। अब जब सुबह में उठते हैं तो वे को कुछ भी याद नहीं होता। तो वो उसे याद करवाने लगता है कि तुमने मुझसे क्या क्या बातें बोली थी, जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता और होने लगती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वो कहता है कि लगता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। पर फिर से उसे इस बात का यकीन करवाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे शिंग्यू पर यकीन रखना चाहिए। वो भी शिंग्यू पर पूरा यकीन कर लेती है। अब सभी एल्डर्स को बुला लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि आपने क्या किया था। तो वो यहाँ पर अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए आ जाते हैं कि हमने शन को यहाँ पर भेजा था, पर जैसा मिस वे आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वे भी इस बात को सुनकर खुश हो जाते और वो लोग अपने साथ एक चीज को भी लेकर आए थे जो यहाँ पर ये झूठ बोलकर दे देते हैं कि अगर वे इसको पीती है तो इसकी जिंदगी भी तुम्हारी जितनी लंबी हो जाएगी, अगर वो इसे नहीं पिएगी तो ह्यूमन एज के हिसाब से वो जल्दी मर सकती है। तो तुम्हारी पार्टनर तुमसे चली जाए, क्या तुम ये चीज बर्दाश्त करोगे? तो वे भी कहती है कि ठीक है मैं पी लेती हूँ। पर असल में इसके पीछे एक अलग ही स्टोरी थी। ये कोई एज बढ़ाने के लिए नहीं था बल्कि इसको मारने के लिए था। वो चाहते थे कि बस जल्दी से जल्दी वे मर जाए और किसी का इस पर शक भी नहीं जाएगा कि इसके पीने की वजह से ऐसा हुआ है। अब जैसे
वे सबके सामने उस चीज को पीती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर जल्दी से शिंगी उनकी तरफ देखता है तो वो लोग ये झूठ बोल देते हैं कि अभी कुछ उसके अंदर सिम्टम्स वगैरह नजर आएंगे, कुछ टाइम में से होश आ जाएगा, बस सोने दो इसे। तो ये भी उठाकर वे को उसके बेटे शौशी के पास लेटा देता और कहता है कि अपनी मॉम का ख्याल रखना। शौशी पूछता है कि मॉम को हुआ क्या, तो उसके डैड कहते हैं कि कुछ टाइम में मॉम को होश आ जाएगा और वो बिल्कुल ठीक होंगी। ये कहकर शिंग्यू वहाँ से चला जाता। अब शिंग्यू जो काफी टाइम बाद वापस आता तो शौशी अपने डैड के पास भागा भागा रोते हुए आता है कि मॉम को अभी तक होश नहीं आया। ये सुनते ही ये जल्दी से रूम की तरफ भागता है, सबसे पहले चेक करता है कि वो जिंदा है या नहीं है, क्योंकि उसके दिल में यही डर होता है कि कहीं शिंग्यू को सोई सोई कुछ हो तो नहीं गया। पर वो अभी तक जिंदा होती है, बट उसे होश नहीं आ रहा होता। वापिस से एल्डर्स को बुलाया जाता और बताया जाता है कि अभी तक वे उठी क्यों नहीं है। शिंग्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता और वो लोग सोचने लगते हैं कि अभी तक तो उस लड़की को मर जाना चाहिए था, पर अभी तक मरी क्यों नहीं। इसलिए अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि असल में वो मेडिसिन किस चीज की थी। वो शिंग्यू को और भी पीने के लिए पानी वगैरह देने लगते हैं कि इससे वो ठीक हो जाएगी, पर शिंग्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, उनको भी हाथ मारकर गिरा देता है और उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, यहाँ तक कि अपनी सारी पावर्स का यूज करके एक का तो गला भी पकड़ लेता है, बिल्कुल उसे मारने वाला कर देता है। तो दूसरी तरफ से दूसरा भागते हुए आता और कहता है कि अभी तक उन्होंने ब्लड की वॉमिट नहीं की, इसका मतलब वो खतरे से बाहर है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बस हमें ह्यूमन के डॉक्टर को बुलाना चाहिए और उन्हें चेक करवाना चाहिए। ये बात सुनते ही वो उस एडर को छोड़ देता और अपने सब गार्ड्स वगैरह से बोल देता है कि इन लोगों को पकड़ लो और यहाँ से कहीं भागने मत देना। और इधर शौशी दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के पास बैठकर रो रहा होता और मॉम को बार बार उठा रहा होता है कि मॉम उठे ना। शिंग्यू भी वे के पास ही बैठा होता और उससे कह रहा होता है कि प्लीज ऐसे मत हमें छोड़कर जाना, मुझे और शौशी को। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली गई तो मैं भी अपने आप को जिंदा नहीं रख पाऊंगा, तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगा। अभी ये बात वो कर ही रहा होता है, वैसे ही डॉक्टर आ जाता है जो पहले तो वे को चेक करता है और चेक करने के बाद शिंग्यू से कहता है कि आप एक दफा मेरे साथ बाहर आए। ये कहकर उसको बाहर ले जाता और बाहर जाकर बताता है कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनते वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसका एक और बच्चा होने वाला है। यहाँ तक कि ये बात एल्डर्स भी सुन लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि श्वन के साथ क्या है, उसके साथ भी तो तुम्हारा बच्चा होने वाला है ना। पर वो डॉक्टर से पूछने लगता है कि वे अभी तक होश में क्यों नहीं आई, तो डॉक्टर कहता है कि वो होश में जल्दी आ जाएंगी, उनकी हार्ट बीट और हर चीज स्टेबल है। तो ये खुद से ही कहने लगता है कि मतलब वो जो ड्रिंक थी वो अब्सॉर्ब किसी और ने नहीं की बल्कि उसके बच्चे ने की है। अब डॉक्टर के जाने के बाद भी एल्डर श्वन के बारे में बात कर रहे होते तो यहाँ पर वो क्लियर कर देता है कि श्वन के साथ मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने तो उसे टच भी नहीं किया, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि मेरा उसके साथ बेबी होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एल्डर्स को पता लग जाता है कि श्वन ने उन्हें पागल बनाया है और वो पागल बनते गए। और एल्डर्स को भी शिंग्यू बोल देता है कि अब आप लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, आप लोगों का यहाँ पर आना अब मना हो चुका है, जो भी आप लोग मुझसे चाहते थे वो नहीं कर पाए हो ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में आप कुछ और प्लान्स वगैरह सोचे मुझे या मेरी पार्टनर को नुकसान पहुँचाने की। हम चारों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब शिंग्यू और शौशी दोनों ही वे के पास होते और वे को होश भी आ जाता है। जैसे ही वे उठती है तो शौशी कहने लगता है कि मॉम आप 5 दिन से बस सोई हुई थी। ये सुनते साथ ही वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है कि इतना टाइम मैंने सो लिया। तो शिंग्यू से कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। उसे तो अपनी प्रेगनेंसी पर भी यकीन नहीं आ रहा होता, पर शिंग्यू बहुत ही ज्यादा खुश होता और ये भी अपनी बेली को देखने लगते और ये बताता है कि जो तुमने एल्डर्स की दी हुई ड्रिंक पी थी वो अब्सॉर्ब हमारे बच्चे ने कर ली है, जिसकी वजह से तुम भी होश में नहीं आ रही थी और उसी ड्रिंक की वजह से हमारा बेबी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का होगा, पर जो भी हुआ हमारे बेबी के लिए अच्छा हो गया। ये कहकर उसको अपने साथ लगा लेता तो ये भी शौशी को शिंग्यू के साथ ही हक कर लेती है। अब घर की सफाई वगैरह करवाई जा रही होती है तो ये देखकर वे पूछती है कि शिंग्यू ये क्या चल रहा है। तो उसे कहता है कि जब तुमने पहले शौशी को पैदा किया था, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुमने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि बस तुम मेरे साथ हो तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है, बस तुम और शौशी हमेशा मेरे साथ रहो। पर शिंग्यू वे के लिए सब कुछ करना चाहता था और पहले अपने असिस्टेंट से पूछता है कि सब कुछ रेडी है ना, तो वो कहता है कि हाँ रेडी है और फिर वे को रेडी करके लेकर आया जाता और उससे कहा जाता है कि आप उस तरफ जाए जहाँ पर शिंग्यू पहले से होता है। शिंग्यू को देखकर उसे आवाज देती है तो ये इसकी तरफ देखता तो है, साथ में उसने बुके भी पकड़ा होता है जो वे के लिए होता है। अब वो वे के पास आकर उससे हर एक चीज के लिए सॉरी कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसके सामने बैठकर उसे प्रपोज भी कर देता है। तो उसे कहने लगती है कि ये तुम कैसे कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैंने और मेरे असिस्टेंट ने ह्यूमन की बुक्स पढ़ी थी तो ऐसे ही प्रपोज किया जाता था, मैं उसी वे से प्रपोज कर रहा था। तो ये ऐसे दिखा रही होती है कि जैसे उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो वह कहता है कि क्या तुम मेरी सारी लाइफ के लिए पार्टनर नहीं बनना चाहती, अगर तुम नहीं भी बनना चाहती तो फिर भी मैंने तुम्हें ही पार्टनर बनाना है, तुम सिर्फ मेरी रहोगी। ये कहकर उसे हक कर लेता है। तो ये जब उसके हक से दूर होती है तो स्माइल कर रही होती है और कहने लगती है कि अगर मैं एग्री नहीं करती हूँ तो तुम क्या करोगे, क्या मुझे खा जाओगे। तो कहता है कि हाँ मैं वेयरवुल्फ बनने के बाद तुम्हें खा जाऊंगा ताकि तुम्हें मुझसे कोई भी सेपरेट ना कर पाए। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर मैं एग्री कर देती हूँ। अभी दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब ऐसे 4 मंथ्स गुजर जाते हैं पर अभी भी वे की बेली का साइज ज्यादा नहीं हुआ था। वो इस चीज को लेकर थोड़ी परेशान सी होती है और कहने लगती है कि 4 मंथ हो जाए और बेली इतना ज्यादा बड़ा क्यों नहीं हुआ। तो शिंग्यू आकर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, कर बड़ा भी नहीं भी हुआ, जब होना होगा हो जाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और आज ग्रैंडमा की भी डेथ एनिवर्सरी थी, इसलिए वो शिंग्यू के साथ ही ग्रेवयार्ड आती है और शिंग्यू लोगों से कहता है कि मैं अभी तुम लोगों के पास आता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा काम है, मैं करके आ रहा हूँ। ये कहकर वो उन्हें वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता। उसके जाने के बाद वे शौशी के साथ ही ग्रैंडमा के पास बात करने के लिए आती है और अभी ग्रैंडमा की ग्रेवयार्ड के पास पहुँचते
पहुंचती है तो उसकी कजन भी आ जाती है जो इसे कहने लगती है कि बहुत टाइम से हम तुम्हारा यहाँ पे बैठकर वेट कर रहे थे, हमें पता था कि आज एनिवर्सरी और तुम जरूर आओगी और देखा तुम आ भी गई, तुम्हें हमारे सारे हिसाब किताब बराबर करने होंगे। तो कहती है कि मैंने तुम लोगों के साथ कौन से हिसाब बराबर करने, मेरा कुछ भी नहीं है तुम लोगों से ताल्लुक। पर उसके अंकल आंट भी आ जाते हैं जो उससे आकर लड़ रहे होते हैं। फिर कहने लगते हैं कि चलो फिर मान जाना कि शाओशी मॉन्स्टर है। वो इनकी बात से शाओशी को अपने पास कर लेती और डर रही होती है। वैसे वहाँ पर शिंग्यो आ जाता और आके कहने लगता है कि अच्छा वेयरवुल्फ को तुम लोग मॉन्स्टर कह रहे हो। अब इसमें तो जैसे कॉन्फिडेंस आ गया था शिंग्यो को देखकर और बताने लगती है कि ये शाओशी का डैड है और इसका डैड वेयरवुल्फ का लीडर है। तो हाँ, इसका मतलब मेरा बेटा भी वेयरवुल्फ है। जब इसमें सिम्टम्स शो हो रहे थे तभी इसमें वेयरवुल्फ की पावर्स और चीजें वगैरह नजर आ रही थी जो तुम लोग मॉन्स्टर समझ रहे थे। ये तो वैसे ही शिंग्यो को देखकर डर जाते और उससे माफी मांगने लग जाते क्योंकि शिंग्यो कहता है कि पहले तो मैं तुम लोगों को छोड़ने के मूड में था पर अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो वो जल्दी से उसे माफी मांगने लगते हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस हमें माफ कर दो। पर शिंग्यो अपनी पावर का यूज करके उन सब लोगों को वहीं पर बेहोश कर देता है। तो जल्दी से वे पूछने लगती है कि क्या तुमने इन्हें मार तो नहीं दिया। तो वह कहता है कि अभी सिर्फ बेहोश है, जब होश में आएंगे तो इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी और मेंटल हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट करवा दिया जाएगा। तो इस बात से वे कहने लगती है कि इनका हल यही होना चाहिए था, बहुत अच्छा किया तुमने। अब वे दिखाई जाती है जो इतना टाइम गुजरने के बाद भी अभी तक प्रेग्नेंट होती है और ह्यूमन प्रेगनेंसी टाइम भी काफी टाइम से गुजर चुका था। तो कहने लगती है कि अभी तक इस बेबी ने मूवमेंट क्यों नहीं की। तो शिंग्यो कहने लगता है कि आखिर उसने उस लिक्विड को अब्सॉर्ब कर लिया था तो वो भी तुम्हारी तरह इतना टाइम सो रहा है, मूवमेंट करने लग जाएगा। और फिर बेबी के पास होकर कहने लगता है कि जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ अरेंज किया हुआ है, तुम बाहर आने के बाद बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे, तुम्हें स्टेक्स भी खिलाऊंगा, क्या पसंद है तुम्हें स्टेक्स। अब इन्हें पता होता है कि इनकी बेबी गर्ल होने वाली है। वैसे वो इसके बेली पर किक करती है तो कहने लगता है कि मतलब इसे स्टेक्स पसंद है। फिर उससे स्टेक्स को लेकर ही बात करने लगता है और वो बार बार किक कर रही होती है। तो पहले तो उन्हें काफी मजा आ रहा होता पर वैसे ही वे को पेन स्टार्ट हो जाती है और फाइनली इनकी बेबी गर्ल दुनिया में आ चुकी थी, जिसे शिंग्यो तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता। फिर बेबी को भी दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट बेबी होती है और अभी से उसने स्टेक का वर्ड भी बोल दिया था। ये बात सुनते दोनों एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखने लगते हैं। अब बेबी गर्ल भी बड़ी हो गई थी, कुछ मंथ गुजर गए थे और वो भाई के आगे के भाग रही होती, शाओशी से पकड़ रहा होता है। तो वे कहती है कि फिर से तुम अपने भाई को तंग कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो तंग नहीं कर रही, मैं तो बस स्टेक्स मांग रही हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। तो कहती है कि तुमने अभी तो इतने ज्यादा स्टेक्स खाए, अब तुम्हें स्टेक नहीं मिलेंगे। तो कहती है कि ये क्या बात हुई, मुझे स्टेक्स चाहिए। और सच में उसका फेवरेट खाना बस स्टेक्स होता है। तो वे उसे कहने लगती है कि बहस के मामले में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। वैसे ही शिंग्यो भी आ जाता और कहने लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब ऐसी बात भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को स्टेक्स न खिला पाऊँ, चलो हम घर जाकर खाते हैं। वे कहती है कि आप इसे बिगाड़ रहे हो और फिर सभी घर के लिए जाने लगते हैं। तो बताया जाता है कि सिर्फ अभी उनकी बेबी गर्ल शाओतेंग 3 मंथ्स की है और शाओशी के बिल्कुल बराबर में पहुंच चुकी है। ये बात असिस्टेंट बता रहा होता है, कहने लगता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मुझे तो लगता है कि ये स्टेक खाते खाते और भी जल्दी बड़ी हो जाएगी। और यहीं पर हमारा ये ड्रामा एंड हो जाता है हैप्पी फैमिली के साथ। आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके बाय बाय।